हाँ तो बच्चों, आज डेविड ह्यूस्टन ने जो व्यवहारवाद के ऊपर लिखा था उस पर चर्चा करेंगे। व्यवहारवाद के जो बहुत बड़े बड़े जो लेखक हैं उनमें से डेविड ह्यूस्टन को भी शामिल किया जाता है। तो डेविड ह्यूस्टन ने एक कृति लिखी थी, द बिहेवियरलिज्म एंड एक्सप्लेनेशन। उसमें ह्यूस्टन ने व्यवहारवाद के 8 सिद्धांत बताए थे और डेविड ह्यूस्टन इन 8 सिद्धांतों को बौद्धिकता के सिद्धांत कहकर पुकारता था। पहला सिद्धांत नियमितता, दूसरा सत्यापन, तीसरा तकनीकी का प्रयोग, चौथा परिमापीकरण, पांचवा मूल्य निरपेक्षता, छठा क्रमबद्धता, सातवां समग्रता और आठवां शुद्ध विज्ञान। और इन की एक्सप्लेनेशन करने के बाद में संक्षेप में जो व्यवहारवाद की कुछ बेसिक जो आलोचनाएं की जाती हैं उनसे भी आपको अवगत करवाएं। तो यहाँ डेविड ह्यूस्टन के व्यवहारवाद के कुछ अभिग्रह और उद्देश्य निर्धारित किए हैं जिन्हें उसने एक ऐसी बौद्धिक आदर्शना का नाम दिया है जिसके आधार पर इस समस्त आंदोलन का भवन खड़ा किया जा सकता। नियमितताएं। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों को खोजा जा सकता है। राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो बार बार उभर कर सामने आती हैं, जिनके संबंध में इस प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक घटनाओं को समझा जा सकता है तथा उनके संबंध में प्रेडिक्शन भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा है सत्यापन वेरिफिकेशन। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानवीय व्यवहार के संबंध में उपलब्ध ज्ञान को अनुभववादी मानकों के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। वस्तुतः सत्यापन विधि वैज्ञानिकता का आधार है। इसके अंतर्गत संग्रहित जानकारी का सत्यापन किया जाता है। व्यवहारवादी अध्ययन में यह आवश्यक होता है कि मानव व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को अवसर आने पर पुनः जांचा जाए, उसकी पुष्टि की जाए। इस क्रिया को सत्यापन कहते हैं। तीसरा तकनीकी टेक्नोलॉजी। व्यवहारवादी शोध सामग्री का संग्रह करने और उनकी व्याख्या करने में सही ढंग से तकनीकों के प्रयोग को बहुत अधिक महत्व देते हैं और मानते हैं कि शोध कार्यों में ऐसे उपकरणों और प्रविधि का प्रयोग होना चाहिए जिसके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और परीक्षण योग्य सामग्री निर्धारित की जा सके। चौथा है परिमापीकरण। परिमापीकरण के तहत व्यवहारवादियों के अनुसार उपलब्ध सामग्री तथा तथ्यों में स्पष्टता एवं निश्चितता लाने के लिए परिमापन एवं परिमापीकरण किया जाना चाहिए। उनके अनुसार आधार सामग्री की छानबीन के लिए अस्पष्ट गुणात्मक निर्णयों के स्थान पर जब तक परिमापन और अन्य कठोर पद्धतियों का सहारा नहीं लिया जाता तब तक राजनीतिक जीवन के सुनिश्चित और सही ज्ञान को प्राप्त करना असंभव होगा। पांचवा मूल्य। व्यवहारवादियों के अनुसार नैतिक मूल्यांकन तथा तथ्यात्मक व्याख्या में अंतर है। मूल्यों तथा तथ्यों को पृथक रखना चाहिए। लोकतंत्र, समानता अथवा स्वतंत्रता अपने आप में बहुत ऊंचे मूल्य हो सकते हैं
परंतु उनकी सत्यता एवं असत्यता को वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक आनुभविक प्रणालियों के माध्यम से किए जाने के कारण नैतिक प्रश्नों से उसका संबंध नहीं रह जाता। क्रमबद्धीकरण, व्यवहारवादी मानते हैं कि शोध कार्य क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक शोध कार्य को सिद्धांत से संबद्ध किया जाना चाहिए। सातवां है शुद्ध विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी विशुद्ध विधान की दृष्टि से विचार करते हैं और वह इस बात पर सहमत हैं कि सिद्धांत के बोध से वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझा जा सकता है। सिद्धांत और व्यवहार से उसका प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का अंग है, तथापि वे शुद्ध अनुसंधान पर बहुत अधिक बल जोर देते हैं। यदि उसका प्रयोग विशिष्ट और न्यूनतम सामाजिक समस्याओं में संभव नहीं भी हो तो भी उन्हें इसमें आपत्ति नहीं हो। समग्रता, व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन खंडों में नहीं किया जा सकता। मानव व्यवहार में बुनियादी एकता पाई जाती है और इसी कारण समाज विज्ञान के विभिन्न विषय एक दूसरे के निकट हैं। अब व्यवहारवाद की आलोचना, तो व्यवहारवाद की आलोचना में पहला ये कहा जाता है कि आलोचकों के अनुसार व्यवहारवादी लेखन साहित्यिक दृष्टि से असुंदर एवं अरोचक होता है। उसकी अपरिचित शब्दावली, नए संप्रदायों तथा रूखी वाक्य रचना की कटु आलोचना की जाती है। दूसरी, अत्यधिक शब्दाडंबर। व्यवहारवादी विचारकों ने जिस भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया है उसके कारण यह प्रतीत होता है कि केवल एक शब्दाडंबर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वकील जिस प्रकार निरर्थक दलीलें दिया करते हैं उसी प्रकार आधुनिक विद्वान केवल शब्दजाल को ही व्यवहारवाद की संज्ञा देते हैं। तीसरा, यह प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल देता है जो सोशल साइंस में संभव नहीं है। यह मूल्य निरपेक्षता का आग्रह करते हैं और कहते हैं कि निष्पक्ष एवं तटस्थ रहना चाहते हैं। वे नैतिक आदर्शों को कुछ नहीं मानते हैं। उनका विश्वास तथ्य में अधिक है। वे इसमें विश्वास करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, वे इसको नहीं मानते। सामाजिक विज्ञानों का अस्तित्व मूल्यों के बिना संभव नहीं है। यही कारण है कि जब हम आपको उत्तर व्यवहारवाद पढ़ाएंगे तो समूचे उत्तर पर व्यवहारवादी मूल्य सापेक्षता के ऊपर जोर देते हैं। व्यवहारवादी अवधारणा लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्थाओं के प्रतिकूल मानी जाती है। इनकी जो अनुभववादी धारणा है वह भी एकांगी सिद्ध हुई है। व्यवहारवादी संकल्पना बंद समाजों के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है। यह एक अत्यधिक खर्चीली प्रणाली है जिसमें बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर वाक्य रचना लिखते रहते हैं। करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहाए गए थे जब व्यवहारवादी अवधारणा का विकास हो रहा था। तो एक अत्यधिक खर्चीली प्रणाली है। अगला है राजनीतिक व्यवहार का मापन संभव नहीं है। व्यवहारवादी अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारते हैं। सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को वृहद स्तर पर लागू करने में समस्या होती है। तो बच्चों, ये व्यवहारवाद की कुछ आलोचनाएं थी, मगर इसका मतलब यह नहीं कि व्यवहारवाद की आलोचना ही की जाए। व्यवहारवाद के अगर योगदान को देखा जाए तो उसको
इस हिसाब से देखा जा सकता है कि व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीतिक विज्ञान के लक्ष्य, स्वरूप, विषय क्षेत्र, पद्धति विज्ञान आदि सभी को बदल दिया। इसके प्रभाव से वह न केवल राजनीतिक विज्ञान बन गया है, अपितु राजनीति का विज्ञान भी बन रहा है। दूसरा यह है, इसने राजनीति में केवल सुधार ही नहीं, उसका पुनर्निर्माण किया तथा राजनीतिक विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियों तथा नवीन दिशाएं प्रदान की। अगला, व्यवहारवादियों ने राजनीति वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है। उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अगला, अभी तक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने केवल मूल्यों तथा आदर्शों को ही महत्व दिया था। व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। उसने इस बात पर जोर दिया कि राजवैज्ञानिक का संबंध क्या से है, नहीं कि क्या होना चाहिए। व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन प्रविधियां एवं मापन के नए साधन विकसित किए। तो बच्चों, ये व्यवहारवाद का इंट्रोडक्शन दिया गया है। पिछली 3 जो क्लासेज हुई है अपनी ऑनलाइन, वो व्यवहारवाद पे हुई है। और इसके बाद में कल जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम आपको उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बताएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।